अचानक ही एकदम ब्लास्ट हो गया, गाड़ी उड़ गई, धुआं हो गया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और इस वक्त मैं मौजूद हूं लेथपुरा मेमोरियल में। उन शहीदों की याद में ये मेमोरियल बनाया गया, उनको नमन करने के लिए यहाँ पर उनके साथी लगातार पहुँच रहे हैं। 2019 14 फरवरी का वो दिन था, दोपहर का वक्त था, 3:30 बजे जब सीआरपीएफ का कॉन्वॉय गुजर रहा था। उस कॉन्वॉय में 78 गाड़ियाँ थीं और वो गाड़ियों में 2500 जवान थे जो सफ़र कर रहे थे जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए। लेकिन वो सफर पूरा होता उसके पहले ही कायराना हमला हो गया लेथपुरा में, उस जगह पे जहां से सीआरपीएफ के जवानों का वो कॉन्वॉय गुजर रहा था। लेकिन आज भी वो नाम हमें पल पल याद है, वो वीर गाथाएं हमारे बीच हैं और जिन्हें नाज है हिंद पर, ये जो सवाल है वो कहाँ है, जिन पर पल पल नाज है हिंद को वो कहाँ है, वो ये नाम है जो अपने आप में ही एक तरह से बहुत बड़ी मिसाल पेश करते हैं कि किस तरह से जो सीआरपीएफ है वो अपने साथियों को तो पल पल नमन करती है, लेकिन सीआरपीएफ हर पल यहाँ पर इनको याद करती है। एक एक जो दीवार पर एक एक नाम लिखा हुआ है और इसीलिए देखिए जन्नत को जन्नत बनाए रहने देने के लिए कितनी बड़ी बलिदान देना पड़ता है। किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना दोस्त खोया, किसी ने अपना पिता खोया और किसी ने एक तरह से कहें कि सर्वोच्च निशावर कर दिया। एक एक नाम यहाँ पर है। शहीद तिलक राज की हम बात कर लें जो 76वीं बटालियन में थे जब वो अपना सफ़र कर रहे थे। शहीद रोहिताश लांबा की बात करें, वो भी 76 बटालियन सीआरपीएफ के थे। शहीद नासिर अहमद की बात करें, 76 बटालियन से वो भी आते थे। शहीद सुब्रमण्यम की बात हम करें तो वो भी 82वीं बटालियन से थे। आप ये समझिए कि ये अलग अलग बटालियन के वो जवान थे जो तत्पर अपनी ड्यूटी को निभा रहे थे। ये अलग अलग बटालियन से, अलग अलग राज्यों से आए हुए जवान थे और ये वो जवान थे जो बता रहे थे कि राज्य भले ही अलग हैं लेकिन फ़र्ज़ एक है, देश के लिए मर मिटने का फ़र्ज़ एक है और वही फ़र्ज़ ये जवान भी उस दिन फिर से अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करके निभाने जा रहे थे। लेकिन जिस तरीके का कायराना हमला हुआ, पल पल जब वो तस्वीरें याद आती हैं तो हर बार आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन अपने साथियों को किस तरह से ये लोग याद कर रहे हैं, यहीं से इस मेमोरियल से तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये जो कलश है, ये जो कलश है यहाँ पर, जो ये हमारे वीर सपूत हैं, जो हमारे वीर शहीद जवान हैं, इनके गांव से जो मिट्टी आई है ये इस कलश में रखी गई है। और ये कलश इसीलिए यहाँ पर रखा गया है ताकि पल पल ये बताया जा सके कि एक फौजी के लिए उसका परिवार चूंकि बहुत अहमियत रखता है, जितना अहमियत देश उसके लिए रखता है उतना ही अहमियत उसके परिवार की भी उसके लिए होती है। चुनौतियों के बीच भी किस तरह से अपने परिवार के लिए भी एक जवान सोचता है और इसीलिए यहाँ पर ये जो मिट्टी ला करके एक तरह से रखी गई है, ये नमन है उन वीर शहीदों को, उन 40 सीआरपीएफ के जवानों को जिन्होंने अपने खून की आहुति दी, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी हिंदुस्तान के 130 करोड़ देशवासियों के लिए। देश हमेशा ही इनका कर्जदार रहेगा, देश कभी भी इनके कर्ज को नहीं उतार पाएगा। और देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अम्मा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है, पूरा आकाश तुम्हारा है। यहाँ जो लेथपुरा में यहाँ की जो एक तस्वीर है वो यही कहती है कि जवान हमेशा, एक शहीद जवान अमर होता है और किस तरह से उनकी ही याद में यहाँ पर ये मेमोरियल बनाया गया है जो बताता है जिन पर नाज है हिंद को वो यहाँ है। हर एक नाम अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है, हर एक नाम का कर्जदार पूरा हिंदुस्तान है और शायद अगर उस कर्ज को तो आप कभी नहीं उतार सकते, लेकिन अपने फर्ज के जरिए उस कर्ज को निभाने की जिम्मेदारी जरूर निभा सकते हैं। और उस जिम्मेदारी को शायद अगर आप निभाएंगे तो एक तरह से कहें कि वो जिम्मेदारी, वो फर्ज भी जरूर पूरा हो पाएगा। हमारा जो 40 जवानों ने आज से 2 साल पहले यहाँ शहादत दी थी, उनके याद में हमने ये स्मारक बनाया है और ये स्मारक हमें प्रेरणा देता है और हमारे हर एक जवान को प्रेरणा देता है कि हम उनकी शहादत को ना भूलें, परंतु साथ साथ हम आगे बढ़कर और
अच्छे से अच्छा काम करें और देश को अपनी सेवाएं दें। यहाँ के पहाड़ों में, यहाँ की फिजाओं में बलिदान की खुशबू है, वो खुशबू जो पल पल हर एक हिंदुस्तानी का हौसला बढ़ाती है, जवानों को दृढ़ संकल्प के साथ कर्तव्य को निभाने की एक बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करने में एक बल देती है। और इसीलिए लेथपुरा की ये जो भूमि है ये देवभूमि है, जो पल पल हर एक हिंदुस्तानी को अपनी भूमिका, अपने कर्तव्यों के निर्वाह करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। और यहाँ जो सवाल का जवाब है, जिन पर नाज़ हिंद को वो कहाँ है, आज मुझे उस सवाल का जवाब मिल चुका है। जिन पर नाज़ हिंद को वो यहाँ है। पर आज देश भारत माँ के उन बेटों को याद कर रहा है जिन्होंने आज से 2 साल पहले अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज किसी माँ ने अपना बेटा खोया था, किसी बच्चे ने अपना पिता, तो किसी ने अपना भाई। देश आज इन वीर सपूतों को नमन कर रहा है। फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले में जिस गाड़ी पर हमला हुआ उसके ठीक पीछे चल रही गाड़ी का क्या हुआ, उस गाड़ी के ड्राइवर की जुबानी हमले की कहानी सुनिए। सीआरपीएफ का वो कॉन्वॉय जो जम्मू से निकला था श्रीनगर जाने के लिए, 76 गाड़ियां उसमें थी, 2500 जवान थे और टारगेट किया गया 78वीं बटालियन को। वो गाड़ी जो सबसे आगे चल रही थी, लेकिन उसके ठीक पीछे जो गाड़ी चल रही थी, उस गाड़ी की वो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। मेरे सामने वो गाड़ी है, ये देखिए किस तरीके से ये गाड़ी बुरी तरह से डैमेज हुई। तो ये है वो हकीकत पुलवामा की जो हर एक हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए, हर एक हिंदुस्तानी को समझनी चाहिए कि जितनी गाड़ियां पीछे चल रही थीं उनकी क्या स्थिति रही होगी। आपके मन में भी ये सवाल होते होंगे कि आखिर इस गाड़ी को कौन ड्राइव कर रहा था, आखिर इस गाड़ी को जो चला रहे थे वो आज किस स्थिति में है। तो इस गाड़ी को जो चला रहे थे वो इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद है। जी, दूसरे नंबर की गाड़ी यही थी, उसी तरह ऐसी बैठा था जैसे कि उस तरह में गाड़ी चला रहा था। हाँ, जैसे मैडम गाड़ी चल रही है, एक के पीछे एक गाड़ी टोटली कानवाई चल रही थी, डिवाइडर के पकड़ के हाईवे पे। लेथपुरा लड्डू मोड़ बोलते हैं उसको, जिसे थोड़ा हाइट है। गाड़ी उस समय क्या स्लो हो गई मैम, रिमझिम बारिश हो रही थी उस समय। तो जैसे कि पीछे वाली गाड़ी 76 की गाड़ी ओवरटेक, मेरे को रास्ता मांगा, मतलब कि मेरे को आपके गाड़ी के सामने आने दे। तो मैं जस्ट थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, ब्रेक लेके फिर उस ड्राइवर को मैं मेरे बस के आगे आने दिया। आके जैसे वो लग गया, उसी के पीछे से रेड कलर की कार आ रही थी तो गाड़ी जा रही है, बराबर आराम से गाड़ी मार्च हो रही थी। तो उसके पीछे आया तो मैं बोला, ऐसी देखा मैं उसको, तो मैं अपनी इशारे में बोला, मैं गाड़ी मार्च कर आ गया। ऐसी मार्च, वो आगे मार्च कर दिया। यहाँ से आपको गाड़ी ने आपसे यहाँ से ओवरटेक लिया। हाँ, वो ओवरटेक लिया। ओवरटेक लेके जैसे कि ये बस चल रही थी वैसी आगे बस चल रही थी, उसके जस्ट करीब सटा तो मेरे मुंह से यही आवाज़ लगी थी अंदर ही बैठे बैठे ड्राइविंग में, अरे उस गाड़ी को मारेगा क्या, किसने जा रहा है उसका नज़दीक, इतना लगी थी। उसके बाद अचानक ही एकदम ब्लास्ट हो गया, गाड़ी उड़ गई, धुआं हो गया। हमारा पूरा बाहर से क्या आ रहा क्या मार रहा, सारे शीशे फट रहे, गाड़ी घूम रही है। उसी समय डिसबैलेंस गाड़ी हुई तो मैंने उसको काट के फिर इधर डिवाइडर था, फिर जैसे कि मेरे को ज़्यादा मार लग रही तो मैंने हैंड ब्रेक खींचा, गाड़ी को वहीं ऑफ कर दिया। बाद देखा जा रहा तो अरे आगे बस गई कहाँ, बस इतना भी मेरे को आइडिया नहीं था कि यहाँ आईडी ब्लास्ट है या IDX फटा है। मैं बोल रहा हूँ कि आगे कानवाई चल रही थी, बस गई कहाँ। जब मेरे को 2-3 मिनट के बाद होश आया तो मैं देखा तो ऐसी फोल्ड होकर गाड़ी साइड में पड़ी हुई थी। फिर उसके बाद धुआं होने के बाद फिर हम लोग अपनी बस में बैठे हुए थे, फिर धीरे धीरे हम पोजीशन ले लिए। जब तक फायर चालू हो गया था, दूसरी तरफ खाई थी और तार लगी हुई थी, हल्का सा डिवाइडर था, वहाँ तक जाने तक फिर थोड़ा सा राइट को काटा, फिर उसके बाद हैंड ब्रेक डाल दिया था। हम जब मैं हैंड ब्रेक डाला तभी गाड़ी रुकी, अन्यथा नहीं तो मेरे अंदर बैठे हुए 10-15 पैसेंजर कि ये भी खाई में जाने वाले थे। कितने जवान उस वक्त बैठे हुए? 12-16 जवान थे मैडम, 12-16 जवान थे। जम्मू से ही चढ़े थे? नहीं, ये जम्मू से चढ़ के काजीकुंड में सारे उतर गए थे, काजीकुंड से दूसरे बैठ गए थे। मतलब काजीकुंड में दूसरे जवान भी आ गए थे? जवान आ गए थे। अच्छा, जब एकदम धमाका हुआ आपको भी चोट लगी? जी मैम, चोट लगी है, 1-2 स्प्लिंटर लगे हुए पैर में मेरे, फिर यहाँ पे लगा हुआ है, गले में लगा हुआ है, थोड़ा हल्की में भी इंजरी हो रखा हूँ मैम, और उसमें बाकी अब ओवरऑल ठीक हूँ मैं। ये बताइए, उसके बाद भी जब अपनी गाड़ी को लेकर के आप कॉन्वॉय में निकलते हैं तो डर लगता है? जी मैम, डर तो ऐसा लगता है कि
डर तो उस समय थोड़ा सा मन में संकोच होता है कि इस जगह पे मैं गुजर रहा हूँ, तो चलो इस जगह ये कांड हुआ था, ऐसा एक मन में संकोच आता। फिर भी और भी दिल में एक हौसला होता है कि ये हुआ तो हुआ, दोबारा ना हो और थोड़ा हम एक्टिव हो जाए, ऐसे एक मन में संकोच आता। मैं कॉन्वॉय से आ रहे थे फिर उस जगह से, और उस जगह से आप जब गुजरे तो मन में क्या आया? तो मन में तो थोड़ा सा संकोच लगता है, लेकिन हम कहें कि चलो देखने में तो ऐसा डरावना दृश्य था, लेकिन अभी मेरे पास तो हिम्मत है कि मैं तो भाई कर सकता हूँ। उनके मनसा जो था उनके नाकाम हम लोग कर दिए। आज भी हमारा कन्वाई जाता है और आता है, हम लोग को कोई ऐसा डर भय नहीं लगता है। ये है वो सच्ची कहानियाँ जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आप भी प्रोटेक्शन में? जी मैम, मैं सिपाही जेडी आरोप ब्रह्म में प्रोटेक्शन में पीछे का वो शेड सूखा था पूरा, इधर पूरा फ्रेम व्रेम पूरा लगा हुआ था लोहे का, ये नेट वेट पूरा टूट गया था, पूरा आर पार हो गया था। इधर सिर्फ वो बसा हुआ था, ये मेटल वाला ही बसा हुआ था। मैं आप यहाँ पे थे? मतलब मैं इधर बचा हुआ था, वो तो आगे वाला आप यहाँ बैठे हुए थे? मतलब इधर प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग को इधर बैठाया जाता है। इधर पूरा सामान इधर बिखरा हुआ था मैडम। उसके बाद निकलने के बाद हम लोग पूरा उधर ही रास्ता के किनारे किनारे पूरा सो गया था। हम लोग लेट के पोजीशन में लाइन से सो रखा था, उधर सो जाओ पूरा आदमी। और कमांडर ने बोला फायर कर दो बोल के हमारा कमांडर 2-3 राउंड फायर भी कर दिया था उधर। आंखों देखी सुन रहे थे आप, वो कॉन्वॉय की दूसरे नंबर की गाड़ी, उसको कौन ड्राइव कर रहा था, वो उस गाड़ी का हाल क्या हुआ, वो तमाम चीज़ें इस वक्त आप सुन रहे थे और समझ रहे थे कि आखिर किस तरह से वो मंजर था जो दिल को दहलाने वाला था। वो जो कहानियां हैं जो खुद ब खुद यहाँ पर जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, चाहे वो प्रोटेक्शन की टीम के सदस्य रहे हों या फिर ड्राइवर रहे हों, इसी गाड़ी के, यही गाड़ी कॉन्वॉय के सेकेंड जो गाड़ी कॉन्वॉय की थी वो यही गाड़ी थी। और इस वक्त आप सुन रहे थे उसी गाड़ी के ड्राइवर की जुबानी आखिर वो पुलवामा का जो हमला हुआ उसके बाद किस तरह से आज भी ये निकलते हैं अपनी ड्यूटी पर, आज भी अपने फर्ज को ये निभाते हैं। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा को शायद कभी कोई ना भूल पाए। हमने अपने सीआरपीएफ के 40 जवानों को खो दिया और उसमें से 2 जवान 35वीं बटालियन के थे सीआरपीएफ के। और सीआरपीएफ की उसी 35वीं बटालियन के सीईओ निखिल रस्तोगी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आपकी भी बटालियन के 2 जवान उस कॉन्वॉय में थे जो शहीद हुए। जी, उस 35 बटालियन के 2 जवान उस दिन उस फेटफुल डे में उस बस में सवार थे जिसमें कि 40 जवानों ने अपनी आहुति दी, शहीद हुए। और उसमें हेड कांस्टेबल बबलू और अश्वनी कांस्टेबल थे। दोनों 1 महीने के कोर्स में थे, एक धर्मपुर में थे और दूसरा मुदखेड़ से कोर्स करके वापस आ रहे थे और उस कॉन्वॉय का पार्ट थे। एक हेड कांस्टेबल वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे और उनके परिवार में उनकी वाइफ और एक बच्चा है, जबकि कांस्टेबल अश्वनी अनमैरिड थे और उनकी मदर उनके घर पर है। 76वीं बटालियन की वो जो गाड़ी जिस पर हमला किया गया उसके ठीक पीछे आपकी ही बटालियन की गाड़ी चल रही है। जी, 35 बटालियन की उस इमीडिएटली जो इंसिडेंट जिस बस पे हुआ 76 की थी, उसकी ही बाद एक हमारी फर्स्ट जो बस थी उसको हमारा एक ड्राइवर चला रहा था, उसमें 35 के ही जवान थे और उस ड्राइवर ने बड़े सूझबूझ के साथ काम लिया और इमीडिएटली, जबकि वो खुद इंजर्ड था, उसकी आंख से दिखाई देना बंद हो गया था, बहुत अंधेरा था, पूरा धुआं फैला हुआ था, लेकिन उसने इमीडिएटली ब्रेक लगाया, हैंड ब्रेक लगाया और बस को रोका। नहीं तो दिखाई नहीं दे रहा था तो एक एक्सीडेंट हो सकता था और लोगों का हमारा नुकसान हो सकता था। उसके बाद 3rd बस भी हमारी थी, लेकिन उन दोनों के सूझबूझ के कारण हम और अधिक नुकसान को बचा पाए, कम कर पाए। सर इतनी बड़ी घटना आप लोगों ने अपनी आंखों के आगे देखी और आज जो आपके जो एक तरह से कहें अपने साथियों को खोया भी, सर उसके बाद मोरल कैसे हाई होता है फौज का? देखिए, एक सीआरपीएफ फॉर कोई भी बल अपने बलिदान और उसके जो वीरता के लिए जाना जाता है, वो किसी भी फोर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सीआरपीएफ 39 से बल है और इन कई सालों में करीब 2200 से ज़्यादा लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देश की रक्षा में डिफरेंट, चाहे वो चाइना बॉर्डर हो, पाकिस्तान बॉर्डर हो, अपनी जानों की आहुति दी है। लेकिन जो वीरता का काम है वो उसमें हमेशा सीआरपीएफ हमेशा आगे रहा है। मेरे मन में ये सवाल भी आ रहा है सर, यहाँ पर हर एक पौधे में शहीद जवानों के नाम लिखे हुए हैं। जी, इसका एक
कॉन्सेप्ट रखा गया सीआरपीएफ को कि अपने शहीदों को कैसे याद रखें, तो उसी की याद में कोशिश की गई कि हम किस तरीके से उनकी लाइफ को जिएं और उसको जो हम लोगों ने खोया है उसको कैसे याद बना के रखें। तो हर एक जवान के नाम पर एक पेड़ लगाया गया है, आप उसका नाम देख सकते हैं, हर पेड़ के साथ एक एक शहीद का नाम है। और हम ये चाहते थे कि इस कॉन्सेप्ट बनाया गया था कि उसकी लाइफ जो वो हमारे लिए शहीद या डेथ नहीं हुई है, बल्कि वो एज ए पेड़ की लाइफ में फिर लाइफ जी रहा है और वो सीआरपीएफ में हमेशा अमर रहेगा। 192301, आप सोच रहे होंगे ये क्या है। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के इस देश में धर्म, जाति, भाषा, रहन सहन के पैमाने पर हम अलग हैं, लेकिन 14 फरवरी 2019 को 192301 ने पूरे देश को एक कर दिया। 192301 है पुलवामा का पिन कोड। 14 फरवरी 2019 की वो सुबह जिसने पुलवामा को एक जगह से भवन में तब्दील कर दिया। 2 साल बीत गए हैं पुलवामा नाम की उस जगह को भवन में बदले हुए, और आज उस भवन को हमारा नमन। लेटपुरा पुलवामा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। 14 फरवरी 2019 वो दिन था जब शायद वो तस्वीर किसी ने भी सोची नहीं थी। वो दर्दनाक मंजर जो यहाँ पर था, वो सिहर उठने वाली तस्वीरें हर किसी के जहन में आज भी ताज़ा हैं। हमारे 40 सीआरपीएफ की वो जवान जिन्होंने हमारे लिए खून बहाया, ये वही जगह थी। और उस दिन आरोपी में रामकृष्ण तिवारी जी मौजूद थे, असिस्टेंट कमांडेंट हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आज भी जिस तरह से वो आरोपी में मौजूद है, उस दिन भी वो आरोपी में ही थे। उन्होंने उस वक्त क्या देखा, आज आप उनकी आंखों देखी 14 फरवरी 2019 की कहानी को सुनिए। रामकृष्ण तिवारी जी, आप आज भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप उस दिन भी मौजूद थे। जी, लगभग 3:15 का समय था और उस दिन सीआरपीएफ की अब कॉन्वाई ऊपर आनी थी और अपने समय के मुताबिक सीआरपीएफ की अब कॉन्वाई श्रीनगर के लिए जा रही थी, इसी सड़क से जा रही थी। और हम सभी अपने बताए गए जगहों पर तैनात थे। मैं यहाँ से 300 मीटर दूर एक हाजीवल मोड़ है, जो ये आप ब्रिज देख रहे हैं, ये हाजीवल विलेज है। यहाँ से जाने के लिए एक मोड़ है आगे, तो वहाँ मैं 300 मीटर की दूरी पर ही आप। जी जी, और इस पूरे एरिया में पूरी सिक्योरिटी फैली हुई थी। तो उस समय हाईवे पर कॉन्वाई के पैरेलल गाड़ियों को चलने की परमिशन होती थी, जैसा कि आज नहीं है। तो उसी का लाभ लेकर मिलिटेंट ने एक गाड़ी में विस्फोटक रख के और कॉन्वाई के पैरेलल चल रही गाड़ियों का लाभ लेके उसने यहाँ लाके इसी जगह पर ब्लास्ट किया। तो जो एक्सप्लोजन था, क्योंकि मैं पीछे था और ये जगह उस जगह से काफ़ी ऊंचाई पर है, तो वो एक्सप्लोजन दिखा केवल। तो शुरुआत में हमें लगा कि आईडी फटी है और वो शायद ज़मीन के नीचे है, ज़मीन के नीचे से आईडी फटी होगी, क्योंकि टेरेन भी ऐसा है। लेकिन हमें अपनी ड्यूटी पर भरोसा था, क्योंकि हमने सुबह जब रोड ओपन किया था तो हमने अपने इक्विपमेंट से, डॉग से इस एरिया को पूरा सर्च किया था। आरोपी उससे पहले ये चेक कर चुकी थी कि नीचे तो, सड़क के नीचे तो कोई आईडी लग नहीं सकती। जी जी, उससे पहले आप लोगों ने वो तमाम चीजें चेक कर ली थी। जी जी, तो एक बात जो आपके जहन में आई, जो आप कह रहे हैं कि आईडी क्या नीचे लगा रखी थी, तो ऐसा तो संभव नहीं था। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं दिमाग में यह जरूर था कि जमीन के नीचे तो नहीं है, लेकिन फिर भी तमाम प्रश्न होते हैं। तो जो हमारी क्विक एक्शन टीम जो हम साथ लेकर चलते हैं, वो तुरंत अलर्ट होकर हम लोग कोई भी एक्सीडेंट हो, इंसिडेंट हो, उसके लिए हम यहाँ तैयार रहते हैं। तो तुरंत हम अपनी जो क्विक रिएक्शन टीम थी उसको लेकर हम लोग स्पॉट की तरफ बढ़े। तो बसें क्योंकि ब्लास्ट होने के कारण से बेतरतीब हो गई थी, और यहाँ पर क्योंकि आप देख रहे हैं ऊपर गांव है, पब्लिक प्लेस भी है, ये दुकानें भी उस दिन खुली हुई थी। तो सबसे बड़ा मुद्दा था कि पब्लिक को फोर्स के बीच से अलग करना उस समय। तो सबसे पहले जब हम स्पॉट पर पहुंचे तो जो एक
मेन बस जो ब्लास्ट की चपेट में आई थी वो यहाँ से आगे जाकर डिवाइडर के ऊपर गिरी हुई थी और उस समय दृश्य निश्चित रूप से बहुत ही भयावह था। लेकिन हमने क्योंकि ट्रेनिंग इसी चीज़ की ली हुई है कि किसी भी तरह की परिस्थितियों से हम निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते। लेथपुरा पुलवामा ये वही मिट्टी है जहां हमारे सीआरपीएफ के उन 40 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान हुए। इस मिट्टी को छू करके आज मैं धन्य हो गई। ये किसी तीर्थ स्थान से हमारे लिए कम नहीं है, क्योंकि शहीदों का वो बलिदान, वो हमारी आज़ादी की कीमत है कि हम अगर अमन शांति से हैं तो किसकी वजह से? अपने उन शहीद जवानों की वजह से जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया हमारे लिए। फॉरवर्ड, सावधान, सामने 100 गज, 4x4 टारगेट, लेट के पोजीशन, हार्ट फीट, लिम्बर अप, हेल्पर टेक पोजीशन, फायर, घर, अपने समय में सिंगल राउंड, ग्रुपिंग, फायर। इनके मनोबल में क्या फर्क पड़ा? ये क्या सोचते हैं उस दिन को लेकर के, क्योंकि ये शायद पुलवामा कभी नहीं गए। यही मेरा पति का था कि मैं तिरंगा में ही जाऊं, वो गए और उनके बाद मैं भी यही हौसला लेकर के आई हूं कि मैं भी तिरंगा में लिपट जाऊं। साथियों को श्रद्धांजलि देने के लिए आपने देशभक्ति गीत बनाया, सुनाइए। हिम्मत तो है हम पे इतनी, जीवन गुजार देंगे, जीवन गुजार देंगे। हिम्मत है हम पे इतनी, जीवन गुजार देंगे। ऐ देश तेरे खातिर जीवन गुजार देंगे। मेरा देश कितना प्यारा, खुशियाँ हजार आए, पहरे में है हिमालय, बहती है ठंडा हवाएं। जीवन है तुझको अर्पण, तिरंगे की शान आए, हिम्मत है हम पे इतनी। महिला बटालियन हमारे साथ हैं और देखिए किस तरह से ये नमन करना चाहेंगी उन शहीदों को, उन 40 सीआरपीएफ के जवानों को जो हमेशा हमारे दिलों में हैं, हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। उनकी वो यादें हैं जो इनको हौसला देती हैं, इनको हिम्मत देती हैं। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। ये सिर्फ और सिर्फ अल्फाज नहीं है, बल्कि ये वो हकीकत है जो पल पल हम देखते हैं, चाहे फिर एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस की बात करें या फिर आंतरिक सुरक्षा की बात करें। आंतरिक सुरक्षा हमेशा मजबूत रहे, इसके लिए सीआरपीएफ की ये फौज, ये बटालियन हमेशा तैनात रहती है। और आपने इनकी जुबानी सुना कि पुलवामा से इनके मनोबल में कमी नहीं आई, बल्कि जितनी बार भी चोट किया उतनी बार हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, मजबूती के साथ ये आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते रहेंगे।